हेलो एवरीवन, मैं रंजीत कुमार, योर मैथमेटिक्स टीचर, योर फिजिक्स टीचर एंड फैकल्टी ऑफ एनटॉक ऑनलाइन क्लासेस। ओके, आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हमने आप सबको बताया था सेट के बारे में। ठीक है, सेट का परिचय दिया था। बहुत कुछ है सेट के बारे में जानना, पर चूँकि हम वादा कर चुके हैं कि हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम इतनी ही बात करेंगे कि आपके फिजिक्स में काम आए। ठीक है, सेट ऐसे फिजिक्स में उतना काम नहीं भी पड़ता, पर फिर भी एज ए परिचय, बिकॉज हमें फंक्शन जानना था, इसलिए मैं सोचा थोड़ा सेट को भी थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग फंक्शन पे बात करते हैं। तो चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं फंक्शन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है, आप मेरे वीडियोस को रोज़ हमेशा देखते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, बताइए हमें, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा और हम भी मोटिवेट होंगे आपको नए वीडियोस देने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं फंक्शन के बारे में। ठीक है, हाँ, एनटॉक ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको बता दें, ये 6 से लेकर के 12 तक इंस्टीट्यूट चल रही है ना। इसका हेड ऑफिस पटना में है और मतलब काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। ठीक है, हाँ, जो भी टीचर्स हैं या फिर फैकल्टीज़ हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, सभी आपके डॉक्टर हैं या फिर इंजीनियर हैं या फिर मास्टर्स हैं। ठीक है, तो एक अच्छी आपको एजुकेशन मिलने वाली है यहाँ पे। ठीक है, और 6 से लेकर के 12 तक है। नीट और जेई का प्रिपरेशन होता है, तो आपको आपके बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है। ठीक है, जो नीट जेई के तैयारी कराने वाले टीचर्स से आपके बच्चे 6 के बच्चे या फिर 12 के बच्चे पढ़ पाएंगे उनसे। ठीक है, तो साइन कीजिए। ओके, तो फिर हम लोग फंक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, तो बातचीत करते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या है? ठीक है, एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं। फंक्शन क्या है? तो इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, तो मैं क्या लिख रहा हूँ कि ए और बी कैसे हैं? नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब हो गया कि नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब हो गया जिस खाली नहीं है। एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली। तो ये खाली नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ मेंबर्स ऑलरेडी हैं, ए में भी हैं और बी में भी हैं। ठीक है, तो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। एफ आपका एक रूल है और वो कर क्या रहा है? वो एसोसिएट कर रहा है ना। वो एसोसिएट कर रहा है किसको? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के हर एक एलिमेंट को, एवरी, यहाँ एवरी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, किसी को छोड़ नहीं रहा है। एवरी का मतलब यही हुआ कि सबको ले रहा है ना, हर एक को। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। अच्छा, यहाँ पर एक यूनिक वर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कि सेट ए के हर एक एलिमेंट को जोड़ा जा रहा है किससे? तो सेट बी के यूनिक एलिमेंट से। यूनिक समझते हैं ना? यूनिक का मतलब क्या होता है? दूसरा नहीं, है ना। यूनिक का मतलब होता है कि दूसरा नहीं, मतलब नहीं कहते हैं कि ये मेरा यूनिक सेट है, मतलब इसके जैसा तो बस यही है। तो वैसे ही हर एलिमेंट किसी यूनिक एलिमेंट से जुड़ रहा है। मतलब हर कोई एलिमेंट किससे जुड़ा, तो जवाब सिर्फ एक ही होगा कि अच्छा इससे जुड़ा। जवाब दो नहीं होगा कि हाँ फलाना एलिमेंट इससे भी जुड़ गया, उससे भी जुड़ गया, ऐसा जवाब नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो यूनिक होगा कि हाँ कोई एलिमेंट किससे जुड़ा, तो भाई फलाने से जुड़ा, एक ही जवाब होगा, है ना। तो ये दिमाग में रखना है। तो यहाँ दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के किसी एलिमेंट को छोड़ना नहीं है, और दूसरा यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना, मतलब बी के हर किसी यूनिक एलिमेंट से क्या कर रहा है? तो एफ जोड़ने का काम कर रहा है। एफ जो यहाँ फंक्शन है, इसी एफ को हम फंक्शन कहेंगे, जो रूल है इसको हम फंक्शन कहेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कि अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, एफ एक रूल है जो ए के हर एक एलिमेंट को बी के किसी यूनिक एलिमेंट से जोड़ता है। ए के हर एक एलिमेंट को बी के किसी यूनिक एलिमेंट से जोड़ता है। तो हम लोग उस एफ को ए से बी में, सेट ए से सेट बी में फंक्शन कहेंगे। क्लियर है? अब जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
जैसे मान लीजिए ये एक सेट है, इसका नाम ए है, और एक दूसरा सेट भी है हमारे पास, उसका नाम मैंने दे दिया बी, ठीक है। और ए में कुछ मेंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए ए में है 1 2 3 4, और बी में भी कुछ मेंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके मेंबर दिया हुआ है, ठीक है। और सपोज दैट ए के मैंने 1 को बी के 1 से जोड़ दिया, मतलब कैसे जुड़ा, एक रूल के तहत, यूँ नहीं ऐसे ही नहीं जोड़ रहे हैं, मतलब एक रूल है जिसके तहत हम ए से बी, ए के हर एक एलिमेंट को बी के किसी यूनिक एलिमेंट से हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। उस रूल का चलो हम नाम दे देते हैं क्या, एफ। तो एफ एक रूल हो गया जिसके तहत हम ए के हर एक एलिमेंट को जोड़ने वाले, मतलब किसी को छोड़ने वाले नहीं, सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो ए के हर एक एलिमेंट से मान लो 1 को 1 से जोड़ दिया, 2 को मान लो हमने 3 से जोड़ दिया, ठीक है, 3 को मान लो मैंने 5 से जोड़ दिया, और 4 को मान लो मैंने 7 से जोड़ दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए के हर एक एलिमेंट को बी के किसी यूनिट, अच्छा देखो ध्यान से, एक को एक ही से जोड़ा है ना, एक को एक ही से जोड़ा है, क्लियर है। एक को 2 से नहीं जोड़ा, जैसे कि यहाँ पर 1 है तो उसको 1 से, 2 को तो 3 से, यानी कि 2 को 3 से भी जोड़ दिया, और फिर 2 को 5 से भी जोड़ दिया, ऐसा काम नहीं किया, तो फिर यूनिकनेस खत्म हो जाएगा। यूनिक का मतलब क्या है, यूनिक एलिमेंट से जोड़ने का क्या मतलब है, एक जो है ना किसी एक ही से जुड़ेगा, ठीक है। अच्छा ऐसा हो सकता है कि हम कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दें कि ए के 2 एलिमेंट बी के किसी एक ही एलिमेंट से जुड़ जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लो 2 को भी मैंने अगर 1 से जोड़ दिया हो, सपोज दैट, ठीक है, मतलब जो रूल है उसके हिसाब से मान लो 2 1 से जुड़ जा रहा है, 1 भी 1 से जुड़ रहा है, 2 भी 1 से जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आखिर ठीक है, मतलब 1 का तो एक ही एलिमेंट हुआ ना, 1 किसी एक ही एलिमेंट से जुड़ा ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, 2 भी किसी एक ही एलिमेंट से जुड़ा, मतलब ए के 2 एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट से जुड़ जा रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए का एक एलिमेंट बी के 2 एलिमेंट से नहीं जुड़ना चाहिए, क्लियर है। मतलब ऐसा हो जाए कि ए का सारा एलिमेंट बी के किसी एक ही एलिमेंट से जुड़ जाए, वो भी चलेगा, पर ये नहीं चलेगा कि ए का एक एलिमेंट बी के किसी 2 एलिमेंट से जुड़ जाए, है ना, ऐसा नहीं चलेगा, समझ रहे हो। तो अगर इस तरह का चीज़ है कि ए का हर एक एलिमेंट बी के किसी यूनिक एलिमेंट से जुड़ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि एफ क्या है, ए से बी में एक फंक्शन है, और उसको हम लोग सिंबल में ऐसे लिखेंगे, एफ सच दैट ए टू बी, क्लियर है। कैसे लिखेंगे, एफ सच दैट ए टू बी, क्लियर है। अच्छा यहाँ ए को हम लोग कहेंगे डोमेन, ए को क्या कहेंगे बताओ, डोमेन कह देंगे। बी को हम लोग बोलेंगे कोडोमेन, है ना। और यहाँ एक और सेट हम लोग डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं रेंज, ठीक है। अब यार थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, रेंज क्या होता है। अच्छा आप फंक्शन को कैसे देख रहे हो, यहाँ पे फंक्शन आपको एक रूल दिख रहा है कि हाँ वो कर क्या रहा है, ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से जोड़ रहा है। 2 सेट है हमारे पास, और एक रूल है जो ए के एलिमेंट, जो पहले वाले सेट के हर एक एलिमेंट को दूसरे वाले सेट के किसी यूनिक एलिमेंट से जोड़ने का काम कर रहा है। आप फंक्शन को एक मशीन समझ सकते हो, आप समझ लो कि ये एक मशीन है जिसमें हम इनपुट्स डाल रहे हैं, और ए जो लिखा हुआ है ना, सेट ए, वो कुछ और नहीं, इनपुट का कलेक्शन है ना, कि क्या क्या मशीन में डाल सकते हैं। और जो उधर उस साइड जो सेट बी है वो कुछ और नहीं, वो एक तरह से आउटपुट का कलेक्शन है। ये अलग बात है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं जो मेरा आउटपुट हो ही ना, पर बेसिकली वो उस साइड जो सेकेंड साइड जो आपका दिख रहा है वो असल में कुछ और नहीं बल्कि वो सेट है जो आउटपुट को कंटेन किए हुए है, क्लियर है, ठीक है। तो आउटपुट क्या है, जैसे आपने 1 डाला, 1 आपका इनपुट, फिर 1 मिला तो 1 आउटपुट हो गया, ठीक है। आपने ये वाला 1 डाला और आपको ये वाला 1 मिल गया, ठीक है, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आपका 1 है। आपने 2 डाला, आपको फिर से 1 मिल गया, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट भी आपका 1 है। आपने 3 डाला, 3 आपका इनपुट है, तो उसका आउटपुट आपको 5 आ रहा है। आपने 4 डाला तो उसका आउटपुट आपको क्या आ रहा है, 7 आ रहा है ना। तो आप फंक्शन को क्या समझ सकते हो, फंक्शन को समझ सकते हो कि एक मशीन है जो दिए गए हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट दे रहा है, समझ में ना। तो आप फंक्शन को एक मशीन की तरह भी समझ सकते हो,
क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, आप फंक्शन को एक मिरर की तरह समझ लीजिए। जो ए के एलिमेंट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं और जो कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट्स आ रहे हैं वो इमेजेस हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्ट या एलिमेंट या फिर और इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की तरह भी हम लोग यहाँ पर टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर कौन कौन है, 1 2 3 4, और इमेज क्या आ रहे हैं, तो 1 का इमेज 1 आ रहा है, 2 का इमेज 1 आ रहा है, 3 का इमेज 5 आ रहा है, 4 का इमेज 7 आ रहा है। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि रेंज, अब यहाँ पर जब हम रेंज की बात करें, रेंज क्या है, तो रेंज कुछ और नहीं, ये इमेजेस का सेट है, समझ रहे हो, यानी सेट ऑफ इमेजेस। ठीक है, तो सेट ऑफ इमेजेस कौन है, 1, उसके बाद 5, उसके बाद 7, बस यही है, 1 5 7, तो ये रेंज हो गया। क्लियर है? तो फंक्शन समझ में आ गया। फंक्शन क्या है बताइए, एक बार फिर से डेफिनेशन पे आते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्पटी सेट्स सच दैट, ए एंड बी आर टू नॉन एम्पटी सेट्स and F is a rule which associates every element of set A to a unique element of set B, ठीक है, then F is called function from set A to set B. F is called function, लेकिन फंक्शन कहाँ से कहाँ, तो set A से set B में। set A क्या है, इनपुट का कलेक्शन, set B क्या है, आउटपुट का कलेक्शन, और मतलब सारे आउटपुट्स नहीं है, लेकिन हाँ ये आउटपुट को कंटेन करने वाला सेट है। ठीक है, फंक्शन आपका A से B में डिफाइन है। क्लियर है? हम लोग ए को कहेंगे डोमेन, किसका डोमेन, तो डोमेन ऑफ एफ, इसको एफ का डोमेन कहेंगे कि ये एफ का डोमेन है। सेट बी जो है वो को डोमेन कहलाएगा एफ का, और जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ, इसको आप बोल दो रेंज ऑफ एफ, वो असल में बी के ही एलिमेंट्स का सेट है, लेकिन उन एलिमेंट का सेट है जो किसी न किसी का इमेज है। क्लियर है? अब यहाँ पर समझना है, यहाँ पे 1 का इमेज क्या आ रहा है, 1 ना, आप 1 इनपुट डाल रहे हो, आपको आउटपुट 1 मिल रहा है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, F1 बराबर 1, मतलब 1 का F इमेज 1 है, ये वाला 1 इनपुट है जो A का मेंबर है, और ये वाला 1 हमारा आउटपुट है, ठीक है, जो B का मेंबर है। क्लियर है? वैसे ही 2 का इमेज भी 1 आ रहा है, तो हम लोग इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, F2 इक्वल टू 1, है ना, F2 मतलब 2 का F इमेज क्या है, 1 है। समझ रहे हो ना? जो इनपुट डाल रहे हैं मशीन में वो सब ऑब्जेक्ट हो गया, जो आउटपुट मिलेगा वो इमेज हो गया। क्लियर है? फंक्शन क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि किस इनपुट का क्या इमेज होगा, किस ऑब्जेक्ट का क्या इमेज होगा, चाहे किस इनपुट का क्या आउटपुट आएगा, बस फंक्शन यही बताने का काम कर रहा है। समझ रहे हो ना, कि किस इनपुट का क्या आउटपुट आएगा, ये बताने का काम कौन कर रहा है, आपका फंक्शन कर रहा है। क्लियर है? चलिए, वैसे ही 3 का इमेज क्या आया है, 5 आया है, तो आप इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे, F3 इक्वल टू 5। देखो यहाँ फंक्शन का नाम F है, इसलिए F3 लिख रहे हैं। अगर फंक्शन का नाम G होता, F नहीं होता, G होता, तो हम क्या लिखते, G3 इक्वल टू 5। ये लिखने का हमारा ढंग होगा। ठीक है, G3 इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ बताइए, 3 का G इमेज 5 है। खैर यहाँ पर मैंने फंक्शन का नाम F दिया है, तो आप भी F ही कहिए। ठीक है, तो आप क्या कहिएगा, F3 इक्वल टू 5। अच्छा, 4 का इमेज क्या आया है, 1, तो आप क्या लिखोगे, F4 इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आया ना? फंक्शन फंक्शन फंक्शन, जब भी आप फंक्शन बोलेंगे आप समझ जाइएगा, एक तरह का रूल है, एक तरह का रूल है जो क्या कर रहा है, एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट, हर एक एलिमेंट को दूसरे सेट के किसी यूनिक एलिमेंट से जोड़ रहा है। ठीक है, जब कहेंगे फंक्शन फंक्शन फंक्शन, तो क्या समझिएगा कि एक तरह की मशीन है, जिसमें कुछ दिया गया इनपुट डालेंगे, तो हर इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग हमको एक यूनिक आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, जो डालेंगे उसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, और जो मिलेगा उसके लिए आप इमेज का टर्म भी यूज कर सकते हो। जो डाल सकते हो, इनपुट का जो कलेक्शन है वो उस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। जो मिलेगा, आउटपुट का जो कलेक्शन है, ठीक है, वो रेंज कहलाएगा। और जो मिल रहा है आउटपुट आपका जिस सेट में कंटेन्ड है, ठीक है, वो आपका कोडोमेन है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डोमेन और रेंज, इस पर फोकस करेंगे। डोमेन मतलब सेट ऑफ इनपुट्स और रेंज मतलब सेट ऑफ आउटपुट्स। क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है
है ना। चलिए इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया है कि इफ़ अगर फंक्शन है ए से बी में तो उसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे एफ सच दैट ए टू बी। इसको आप एफ सच दैट ए टू बी पढ़ सकते हो, या फिर आप सीधे कह सकते हो कि एफ इज़ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है। अच्छा, सेट ए क्या कहलाएगा? डोमेन ऑफ एफ। सेट बी क्या कहलाएगा? कोडोमेन ऑफ एफ। एंड सेट बी के वो सारे मेंबर्स जो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के इमेजेस हैं ना, मतलब किसी न किसी के इमेजेस हैं, उनका कलेक्शन, इमेजेस का कलेक्शन जो है वो एफ का रेंज कहलाएगा। क्लियर है? चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, है ना। अब हम लोग एक छोटी सी चीज़ और देखते हैं। यहाँ पे एक और फंक्शन आप अपने से कोई कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन ए है और एक सेट ए है, एक सेट बी है। इसमें कोई डाल दीजिए 1 2 3 4, इसमें ए बी सी डी, हम कोई रूल दे देते हैं यहाँ पे, चलो जी। अब यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया? जी हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप एफ ही दे दो, एफ। ठीक है, और मान के चलिए कि एफ के तहत 1 का इमेज बी आ रहा है, 2 का इमेज मान लीजिए सी आ रहा है, 3 का डी आ रहा है और 4 का भी डी आ रहा है। फंक्शन है 100% ये, है ना। देखिए यहाँ पर ए के हर एक एलिमेंट का बी में कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। ठीक है, अगर छूट जाता, मान लीजिए ये एफ 4 का इमेज नहीं दे पाता, तो हम कहते हैं कि ये ए से बी में फंक्शन नहीं है ना। फंक्शन का मतलब जो दिए गए हर एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक यूनिक आउटपुट देता हो। समझ में आया ना। आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, और उस पर लिखा हुआ है, फीचर्स उसके लिखे हुए कि इसमें 2G 3G 4G सिम काम करेगा। अगर 2G 3G 4G काम करता है, 5G नहीं करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका फ़ोन ख़राब है, आप फ़ोन लेकर पहुँचिएगा सर्विस सेंटर कि भैया देखो इसमें 5G नहीं चल रहा है ना। उसको ख़राबी नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे कि नहीं ठीक है, फ़ोन 5G के लिए बना ही नहीं था, फ़ोन तो बना था किसके लिए? 1G 2G और 3G, सॉरी 1G कह रहे हैं, 2G 3G और 4G के लिए बना था। क्लियर है? 4G चल रहा है, 3G चल रहा है, 2G चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके फ़ोन पे लिखा होता कि 5G के लिए भी काम करेगा, मतलब 2G 3G 4G 5G, आप 5G समझ के इसको फ़ोन खरीदे थे, ठीक है, 5G सिम लगा रहे हो, नहीं काम कर रहा है, तो आपको होगा कि ख़राब हो गया, तुरंत पहुँच जाओगे सर्विस सेंटर कि भैया 5G बोले थे, कहाँ चल रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो अगर इनपुट का कलेक्शन दिया हुआ है कि अच्छा इस फंक्शन के लिए ये इनपुट है ना, और किसी एक इनपुट के लिए वो जो दिए गए इनपुट में से हम कुछ डाल रहे हैं, हमको मिल ही नहीं रहा है, तो हम उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर इसमें से 4 हम गायब कर देते हैं तो फिर ये फंक्शन हो गया। अब ये फंक्शन है, ए से बी फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि जो भी इनपुट दिया है उसके लिए कोई ना कोई यूनिक आउटपुट तो दे ही रहा है। लेकिन अगर इसमें हम 4 डाल दें और फिर हम 4 को किसी से एसोसिएट नहीं करें, तो फिर हमारा एफ यहाँ ए से बी में फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कर देते हैं किसी यूनिक एलिमेंट से इसको भी एसोसिएट कर देते हैं तो फिर हो गया, अब ये फंक्शन है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो अब जरा इसका डोमेन लिख के बताइए, इस फंक्शन का डोमेन क्या हुआ? पूरा का पूरा सेट ए है ना। इस फंक्शन का जो डोमेन है वो आपका पूरा का पूरा सेट ए हो जाएगा। ए मतलब 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, कोडोमेन अगर पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? पूरा का पूरा बी को ही लिख दोगे। बी मतलब ए बी सी डी का कलेक्शन। और अगर रेंज पूछा जाए तो बताओ क्या कहोगे? बताइए। रेंज यानी केवल इमेजेस का सेट, है ना। बी के उन्हीं एलिमेंट को लेना है जो ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो। तो इमेज कौन है? बी है, सी है, डी है। बी किसका इमेज है? 1 का, है ना। आप लिख सकते हो कि बी जो है वो F1 है, मतलब 1 का F इमेज है। सी भी किसी न किसी का इमेज है, किसका है? 2 का है, तो सी को आप लिख सकते हो F2 इक्वल टू सी, चाहे सी इक्वल टू F2। 3 भी किसी का इमेज, सॉरी डी भी किसी का इमेज है, किसका है? 3 का, तो डी को आप लिख सकते हो F3। अच्छा, डी 4 का भी है ना, तो डी को लिख सकते हो F4, है ना।
अब देखो बी का कोई एक एलिमेंट ए के 2, 4, 10 सभी एलिमेंट का इमेज हो सकता है, लेकिन ए के किसी एक एलिमेंट का इमेज जोड़ेंगे ना तो एक ही मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे 4 बच्चे पिता के नाम की जगह सेम नाम बता सकते हैं कि हाँ मेरे पापा का नाम भी रमेश है, मेरे पापा का नाम भी रमेश है, मेरे पापा का भी नाम रमेश है, ठीक है। एक ही व्यक्ति का नाम ले सकते हैं 4 बच्चे, लेकिन एक बच्चा बाप के नाम की जगह 4 आदमी का नाम नहीं लेगा। समझ रहे हो ना? ये नहीं कि मेरे बाप फल्ला राम भी है, मेरे राम भी है, श्याम भी है, मोहन भी है, सोहन भी है, ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है। तो वैसे ही ये वाली बात है कि ए के 2 एलिमेंट का बी में एक इमेज हो सकता है, पर ए के एक एलिमेंट का बी में 2 इमेज नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए इमेज यूनिक होना चाहिए, ठीक है। इमेज यूनिक, हर दिए गए इनपुट के लिए आपके पास यूनिक आउटपुट होना चाहिए। अगर आउटपुट यूनिक नहीं है तो फिर उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। क्लियर है? तो रेंज जो है वो बेसिकली इमेजेस का सेट होता है। तो इमेज कौन कौन है? बी सी डी ही इमेज है, ए इमेज नहीं है, तो इसमें कौन आ जाएगा? बी सी डी। फंक्शन समझ में आ गया? ठीक है, फंक्शन आपका यही है। चलिए फिर से समझते हैं थोड़ा सा एक और चीज़। मान लीजिए ए आपका सेट है, बी ए सेट है, एक एफ फंक्शन है, ए से बी डिफाइन है, और हम ए के एलिमेंट को एक्स कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ जो एक्स है वो क्या है? इनपुट। समझ रहे हो? यहाँ जो x है, यहाँ जो x है वो कुछ और नहीं क्या है? आपका इनपुट है, ठीक है। जो अच्छा x को f ने किससे जोड़ा है? y से। y b का मेंबर है, तो y जो है वो आपका क्या है? आउटपुट है। और y असल में x का इमेज है, तो हम लोग इसको शॉर्ट में लिखेंगे y = fx। तो y = fx का मतलब क्या होगा बताइए? y is f image of x, y is what? f image of x, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, और इसी x का जो कलेक्शन है जिसके लिए आपको कोई ना कोई इमेज मिलने वाला है, ठीक है, तो वो आपका डोमेन हो गया। और जो y जो किसी न किसी का इमेज है, एक के किसी न किसी मेंबर का इमेज है, तो y का जो कलेक्शन है वो रेंज है, ठीक है। चलिए, जब भी फंक्शन की बात होगी तो डोमेन रेंज की बात भी होगी, ठीक है। जैसे मशीन बनाते हैं तो बात तो होगी ना कि इसके अंदर क्या क्या डाल सकते हैं और आउटपुट के तौर पर हमको क्या क्या मिल सकता है, तो इसकी बात तो हमेशा होती है। तो फंक्शन के साथ भी होगी, फंक्शन एक तरह का मशीन है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात। अब बात करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि फंक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सेट ए है, सेट बी है, एफ एक रूल है, और सपोज इसमें 1 2 3 4 है, इसमें ए बी सी डी है, और 1 को मैंने एसोसिएट कर दिया ए से, 2 को किया बी से, 3 को किया सी से, ठीक है, और 4 को नहीं किया किसी से, सपोज दैट, तो फिर ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्यों नहीं कहला रहा है? क्योंकि दिए के हर एक इनपुट के लिए आपके पास एक आउटपुट होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि किसी इनपुट के लिए आपके पास आउटपुट ही नहीं है तो गड़बड़ है। तो दिए है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गिवन 1 2 3 4 दिया था ना, 4 नहीं दिया होता, 4 इसमें होता ही नहीं, तो ठीक है फंक्शन है, लेकिन 4 डाल दिया, कहा कि ये भी इनपुट में है, पर उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिल ही नहीं रहा है, तो फिर हम बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये ए से बी तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। मान लीजिए एक और फंक्शन हम ए से बी डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 है, यहाँ ए बी सी डी ऐसे करके है, और सपोज 1 का इमेज आपका बी है, 2 का इमेज सी है, 2 का इमेज डी भी है ना। उसके बाद इसमें ई और एफ डाल दीजिए, मान लीजिए ई एफ भी है, तो 3 का इमेज ई है, 4 का इमेज एफ है। तो ये फंक्शन है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 का 2 इमेज आ रहा है ना। इसमें फंक्शन नहीं होने का कारण है कि इमेज यूनिक नहीं है, इमेज जो है वो यूनिक नहीं है, ठीक है। सो एफ इज नॉट फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। इसको सेट ए से सेट बी में फंक्शन नहीं कहेंगे। और यहाँ अब दिक्कत क्या हो रही है कि 4 का इमेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। इमेज ऑफ 4 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसलिए भी
एफ जो है वो ए से बी में फंक्शन नहीं है। क्लियर है? कारण समझ में आ रहा है ना क्यों नहीं है। चलिए अब थोड़ी बात कर लेते हैं फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन को लेकर के। ओके, तो एक रिप्रेजेंटेशन हो गया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जो कि अभी आपने देखा है ना। अब हम एक फंक्शन खुद से कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक सेट ए है, एक सेट बी है। ए में है 1 2 3 4 और बी में मान लीजिए आपका है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके है। ठीक है, और मान लीजिए कि f जो है वो फंक्शन है a से b में। तो फंक्शन है तो बताना पड़ेगा ना किस इनपुट का क्या आउटपुट। तो अगर मैं तीर दे के बता दूं कि अच्छा 1 का मेरा आया था 1, 2 का मेरा है 3, 3 का मेरा है 5 और 4 का है मेरा 7। हो गया। तो आप फंक्शन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, ये बताना कि किस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आने वाला है। बेसिकली यही ना, फंक्शन क्या करता है, इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देता है। तो फिर किस इनपुट के लिए क्या आउटपुट मिलेगा अगर ये पता है, ठीक है, इनपुट क्या क्या है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या क्या है, तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि मुझे फंक्शन के बारे में पता है। तो हो गया, इस तरह से समझ में आ ही रहा है, दिख ही रहा है किसका इमेज क्या है। अच्छा, इसी चीज़ को हम सेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप ध्यान से देखो, इनपुट आउटपुट मिलके क्या बना रहा है, पॉइंट। जैसे 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 का इमेज 1 आ रहा है तो पॉइंट क्या बना 1 1। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 का इमेज 3 आ रहा है तो पॉइंट क्या बना 2 3, है ना, पॉइंट बन रहा है ना। तो इन पॉइंट का कलेक्शन आप एक सेट के रूप में दिखा दो, इस ऑर्डर्ड पेयर इसको बोलते हैं, है ना, जो कोऑर्डिनेट जिससे लिखाता है वैसे। तो उसका जो कलेक्शन हो गया, ठीक है, वो फंक्शन हो गया। तो आप यहाँ पर इसी फंक्शन को, सेम फंक्शन की हम बात कर रहे हैं कि आप लिख सकते हो कि f बराबर क्या, सेट ऑफ क्या चीज, किसका सेट है ये 1 1, उसके बाद 2 3, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग 3, 2 का इमेज 3 आ रहा है 2 3, उसके बाद 3 5 एंड उसके बाद एक हो गया 4 7। क्लियर है? तो ऐसे लिख के भी आप फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें जो पहला है वो एलिमेंट को दिखा रहा है, इनपुट को दिखा रहा है, दूसरा वाला आउटपुट को दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आप डोमेन रेंज लिख ही सकते हो। यहाँ इसको भी देख के लिख सकते हो कि डोमेन क्या है। डोमेन क्या है बताइए, पहला वाला इनपुट है ना, फर्स्ट मेंबर, और जो भी ऑर्डर्ड पेयर आप लिखे हो कोऑर्डिनेट के रूप में जो लिखे हो, उसका पहला वाला कोऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट आप बोल सकते हो उसको, वो इनपुट है, और जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट वो आपका आउटपुट है। ठीक है, तो इनपुट को एक साथ डाल दीजिए, वो डोमेन हो गया 1 2 3 4, आउटपुट को एक साथ डाल दीजिए तो वो रेंज हो गया। तो रेंज में क्या आ जाएगा 1 3 5 7। तो इस तरह से लिखा हुआ है तो भी देख के आप बता ही सकते हो कि क्या इनपुट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या आउटपुट है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी मिल जा रही है। तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब एक और तरीका है फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का, और वो है एज ए फॉर्मूला। जैसे आपके सामने जो ये फंक्शन लिखा हुआ है, हम एक ही फंक्शन को लेके चल रहे, एक ही फंक्शन को अलग अलग ढंग से रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं आपको कि कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंक्शन को। फंक्शन तो वही है, बस उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, इसलिए मैं जानबूझ के फंक्शन को चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ही फंक्शन ले रहा हूँ और उसके अलग अलग ढंग से रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि रिप्रेजेंटेशन चेंज हुआ है। फंक्शन वही है, उसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका वो हम बदल रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम एज ए फॉर्मूला के तौर पर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, जरा आप देखो, इनपुट आउटपुट जो जुड़ा हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है, 1 का 1 आ रहा है, 2 का 3 है, 3 का 5 है, 4 का 7 है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ रूल्स कि 2 का 3 कैसे आ रहा है, 3 से 5 कैसे आ रहा है, कौन सा रूल है, कुछ रीजनिंग वगैरह आपको यहाँ पर समझ में आ रही है। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझो तो आपको समझ में आएगा कि असल में जो भी इनपुट है ना, जैसे मान लो इनपुट मेरा x है, तो आउटपुट क्या हो रहा है, उस x का डबल में से एक कम रहा है। देख, जैसे 2 है तो 2 का इमेज 3 आ रहा है,
2 का इमेज क्या मिला आपको 3। कैसे मिला? 2 का डबल करो 4, उसमें से 1 घट गया 3, ठीक है। 3 का क्या आ रहा है 5, 3 का डबल करो 6, उसमें से 1 कम कर दो 5 आ गया। 4 का 7 आ रहा है ना, 4 का इमेज क्या आ रहा है 7। क्या करना है, 4 को डबल करो 8, उसमें से 1 कम कर दो 7। अच्छा 1 का 1 आया है तो 1 का डबल करोगे 2, 1 कम करोगे तो फिर 1 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ रूल क्या कर रहा है, अगर हम ए के एलिमेंट को x से लिखें और बी में जो इमेज होगा उसको y से लिखें तो y क्या होना चाहिए, उस x के डबल में से 1 कम। ये रूल है ना। तो इसी को हम फॉर्मूला के तौर पर सीधे लिख देंगे, तो उससे भी लोग समझ जाएगा कि फंक्शन क्या है, ठीक है। जैसे हम इसी फंक्शन को अगर रिप्रेजेंट करें तो ऐसे कर दें कि f एक फंक्शन है, एक रूल है जो डिफाइन है किस सेट से, 1 2 3 4 से, किस सेट में डिफाइन है बताइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस सेट में डिफाइन है, सच दैट। अब देखो मैं यहाँ ये नहीं लिख रहा हूँ कि किसका इमेज क्या है, बस आपको रूल्स बता दे रहा हूँ कि कैसे मिलेगा इमेज, आप खुद समझ जाओ, ठीक है। सच दैट कैसे, तो एफ एक्स समझ रहे हो, एफ एक्स का एफ इमेज, मतलब अगर एक्स कोई इनपुट है तो उसका इमेज जो है, उसका जो आउटपुट है वो एफ एक्स है, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है 2x - 1। x का x अगर इनपुट है तो उसका आउटपुट जो एफ एक्स है वो x के डबल से 1 कम है। हो गया, आप समझ गए, आपको यहाँ से समझ में आ गया कि अच्छा 1 का इमेज कैसे मिलेगा, तो 2 × 1 - 1 यानी 1। अच्छा समझ में आ गया। 2 का इमेज कैसे मिलेगा, x की जगह 2 डालो, 2 × 2 - 1 यानी 3। अच्छा मतलब आपको यहाँ से अब सब समझ में आ रहा है कि किस इनपुट का क्या आउटपुट मिलने वाला है। 2 × 3 - 1 यानी 6, ठीक है। 4 का इमेज क्या मिलने वाला है भैया, 2 × बताओ 2 × 4 - 1 यानी 7। फट से सब कुछ दिख गया कि अच्छा इसका ये इमेज आ रहा है, इसका नहीं, डोमेन रेंज सब कुछ यहाँ से लिख सकते हो। और एक और तरीका है जिसको बोलते हैं ग्राफ, समझ में आ रहा है। ग्राफ के बारे में यहाँ जानना है कि ग्राफ क्या होता है, क्लियर है। तो सबसे पहले ग्राफ की बात आ रही, तो कैसे हम ग्राफ के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ देखो कुछ और नहीं, पॉइंट का कलेक्शन होता है, ठीक है। आपको यहाँ पॉइंट मिल रहे हैं ना इस फंक्शन में, अभी तो मैंने दिखाया कौन कौन पॉइंट मिले हैं, 1 1 2 3 1 1 2 3 3 5 4 7, ये सब पॉइंट मिल रहे हैं ना। इनपुट डाल रहे हो, आउटपुट मिल रहा है, उसके पास वो दोनों मिलकर एक पॉइंट बना रहे हैं। तो इन्हीं पॉइंट को XY प्लेन में क्या करना है, दिखा देना है, ठीक है। कलेक्ट करके बता देना है कि भैया ये पॉइंट है। तो पॉइंट देख के भी समझ में आ जाएगा कि फंक्शन क्या है ना, किस इनपुट का क्या आउटपुट दे रहा है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट से समझ में आ जाएगा ना कि हाँ ये इनपुट है वो आउटपुट है। जैसे हम इसी फंक्शन को देखो, इसमें कौन कौन पॉइंट आएंगे बताइए। 1 का 1 है तो 1 1 हुआ, 2 का इमेज 3 है तो पॉइंट हो गया 2 3, 3 का 6 है तो पॉइंट हो गया 3 6, और 4 का 7 है तो पॉइंट हो गया 4। अब इन पॉइंट्स को दिखाइए इस ग्राफ पर, चलिए तो दिखाइए तो फटाफट। जैसे 1 का 1 है तो 1 का 1 है तो वो पॉइंट आपको कहाँ मिलना चाहिए, यहाँ पे, है ना। चलिए ये कौन सा पॉइंट है 1 1, ये बता रहा है कि 1 का इमेज 1 आएगा। अच्छा 2 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 3 है, तो पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा, ठीक है। 2 3 इसका कोऑर्डिनेट 2 3 है, जो बता रहा है कि जब 2 इनपुट डालिएगा तो आउटपुट 3 आएगा। उसके बाद अगला इनपुट था आपका 3, तो 3 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या आने वाला है 6, 3 का इमेज 6 आने वाला है, तो पॉइंट हुआ 3 6। दिखाइए कहाँ है 3 6 नहीं सॉरी, अच्छा मैंने यहाँ गलत लिख दिया, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। 2 3 का 6 - 1 कितना होता है 5, तो 3 का 5 आएगा, तो 3 का 5 कहाँ गया, 3 का 5 ये रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, इसको कलेक्ट कर लीजिए। इसका कोऑर्डिनेट क्या है बताइए 3 5, और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 7 आ रहा है, तो 4 को कर लीजिए, 4 7 आपका ये हो गया, ये 4 7। तो ये जो कलेक्शन दिख रहा है आपके, अब यहाँ पर आपको 4 ही पॉइंट नजर आएंगे, क्यों, क्योंकि इनपुट 4 ही था ना।
इनपुट बहुत सारे होते तो फिर बहुत सारे पॉइंट हो जाते, इनपुट 1 लाख होता तो 1 लाख पॉइंट होते, इनपुट इन्फिनाइट्स होते तो इन्फिनाइट पॉइंट्स यहाँ नज़र आते। तो फिलहाल इनपुट 4 ही था, इसीलिए 4 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, है ना। तो आप ये जो पॉइंट का कलेक्शन आप देख रहे हो ना, इसी को ग्राफ बोलते हैं, ठीक है, यही ग्राफ है। ग्राफ लाइन नहीं है, बच्चे समझते हैं ग्राफ लाइन होता है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन, सीधी लाइन, जो लाइन खींचा ना वही ग्राफ है, गलत बात। ग्राफ लाइन नहीं है, ग्राफ पॉइंट का कलेक्शन है, ठीक है। अगर आपका इनपुट x है, अगर आपका उससे कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट y है, तो इनपुट आउटपुट मिलके बनाएगा ना कोऑर्डिनेट x y, तो इसी कोऑर्डिनेट्स का, इसी पॉइंट का जो कलेक्शन है वो ग्राफ है। क्लियर है। अब यहाँ पर ग्राफ पेपर पर 4 ही पॉइंट क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि फंक्शन में जो इनपुट था वो 4 ही था, तो 4 ही पॉइंट होंगे। क्लियर है। अगर इनपुट इन्फिनाइट हो, जैसे हमसे कहता है कि नहीं मेरा फंक्शन जो है वो 0 से लेके इन्फिनाइट तक, या फिर -∞ से लेके +∞ तक जितने नंबर्स आते हैं सब के लिए आउटपुट दे रहा है, तो फिर ग्राफ जो कलेक्शन, पॉइंट कलेक्शन होगा वो -∞ से +∞ तक जाएगा, वो भी इन्फिनाइट होगा। क्लियर है। तो ग्राफ जो है ना वो लाइन नहीं है, बल्कि पॉइंट का कलेक्शन है, ठीक है। इनपुट आउटपुट पॉइंट कलेक्शन। यहाँ 3 5 क्यों दिख रहा है, क्योंकि 3 डालने से 5 आ रहा है। अगर 3 डालने से 7 आता तो आपको 3 5 नहीं दिखता, तब आपको 3 7, आपके कलेक्शन में 3 7 दिखता है यहाँ। क्लियर है। एक भी पॉइंट फालतू नहीं है, समझ में आ रहा है ना, एक भी पॉइंट यहाँ पर मैंने फालतू कलेक्ट नहीं किया है। चलिए, तो इतनी सारी बातें आप समझ गए, है ना, अच्छी बात है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ मैंने ग्राफ को, डिफिनेशन को लिख दिया है कि ग्राफ क्या है। देखिए आप थक गए हैं तो घबराना नहीं है, वीडियो को पॉज करना है, थोड़ा रिलैक्स होना है और फिर उसके बाद कंटिन्यू होकर देखना है ना। ये नहीं कि पूरा लगातार देख ही लेना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप अगर थक गए हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए, आँख पे पानी वानी मारिए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए और फिर आके वापस कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो हम बात कर रहे थे ग्राफ के बारे में, है ना। तो ग्राफ जो है, ग्राफ क्या है, देखिए मैंने क्या लिखा है कि इफ y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, मतलब अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट को, है ना, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट को, और f उस रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके तहत आपको x से y मिल रहा है, समझ में ना। तो बेसिकली जो f है वो उस फंक्शन को, उस रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। तो f जो हो गया वो रूल है, वो फंक्शन है जिसके तहत x से हमको y मिल रहा है। क्लियर है। तो y इक्वल टू एफ एक्स मान लीजिए कोई फंक्शन है। अच्छा याद कीजिए, आप क्लास 9th में 10th में पोलिनोमियल पढ़ते थे ना, जैसे कोई पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया x² + 5x + 1, ये कोई पोलिनोमियल हो गया, तो आप इसको बोलते थे ना px, qx, rx। तो बेसिकली ये क्या था, फंक्शन ही तो था, इनपुट डालते थे आउटपुट मिलता था, है ना। तो जो पोलिनोमियल पढ़े थे 9th में 10th में वो कुछ और नहीं, वो फंक्शन ही था, ठीक है। आप इनपुट डालो आपको आउटपुट मिलेगा, और यूनिक देता था ना, हर x के एक मान के लिए पोलिनोमियल की एक ही वैल्यू आती थी। ऐसा नहीं ना कि x = 1 डाला तो x की वैल्यू 5 भी आ गई, 12 भी आ गई, 18 भी आ गई, ऐसा तो नहीं होता था ना, ठीक है। तो वो एक क्या था, वो फंक्शन ही था। वहाँ p किसको रिप्रेजेंट करता था, उस रूल को, जिसके तरह से यहाँ रूल क्या है, जैसे यहाँ पर मैंने px बराबर क्या लिखा है, 5x + 1, तो यहाँ p असल में रूल को दिखा रहा है कि देखो तुम जो भी x लोगे ना, पहले उसका स्क्वायर होगा, फिर उसका 5 टाइम्स उसमें ऐड होगा, फिर उसमें 1 ऐड होगा, तब जाकर तुमको वैल्यू मिलेगी, तब तुमको आउटपुट मिलेगा। क्लियर है। तो जो पोलिनोमियल पढ़ते थे, क्लास 9th 10th में पढ़े थे, वो भी क्या था, एक फंक्शन ही था। बताया नहीं क्या था, किसी ने बताया नहीं, किसी ने नाम ही नहीं लिया फंक्शन का वहाँ पे, है ना, बस पोलिनोमियल को बता दिया, सीक्रेट रखा है कि आपको, ठीक है। तो आज इस रहस्य से पर्दा उठ गया, आज आपको समझ में आ गया कि पोलिनोमियल जो हम पढ़े थे वो भी क्या था, फंक्शन ही था। क्लियर है। चलिए, तो ग्राफ क्या है, मैंने कहा कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन, देन फॉर एवरी गिवन वैल्यू ऑफ x, तो x के हर एक दिए गए मान के लिए वी हैव ए यूनिक वैल्यू ऑफ y। सही बात है, फंक्शन है तो ऐसा तो होगा ही कि x के हर एक दिए गए मान के लिए हमारे पास एक यूनिक y होगा, और इस हिसाब से हमारे पास एक यूनिक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है।
ग्राफ इन्हीं पॉइंट का कलेक्शन है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर ऑब्टेन बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ द फंक्शन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छे से कि नहीं आया, ठीक है। ग्राफ पॉइंट का क्या है, कलेक्शन है। अच्छा, फंक्शन को हमें जब फॉर्मूला लिख सकते हैं तो मान लीजिए कि हमने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ एफ एक्स की वैल्यू है सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और मैं कहूँ कि इसका आप ग्राफ ड्रॉ करो, तो ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब क्या करना, पॉइंट्स इकट्ठा करना है ना, किस किस इनपुट के लिए क्या क्या आउटपुट आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, कभी कभी होता है क्या है कि जो फंक्शन होता है ना वो सीधे ऐसे ही लिख दिया, लेकिन बताया नहीं कि इसका इनपुट क्या क्या है और आउटपुट क्या क्या है ना। मतलब एज ए फॉर्मूला ऐसे लिख दिया, जैसे y इक्वल टू लिख दिया एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, पर ये नहीं बता रहा है कि फंक्शन किस सेट से किस सेट में डिफाइन है, मतलब डोमेन के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं कर रहा है कि क्या क्या इनपुट है, ठीक है। तो उस समय क्या करना है, उस समय समझना है कि जिस जिस x के लिए ये डिफाइन है वो उन सब का कलेक्शन डोमेन है। दिस इज रियल वैल्यू ऑफ x। देखो हम लोग को जो सिलेबस में जो पढ़ना है फंक्शन में, वो रियल फंक्शन ही पढ़ना है। तो रियल फंक्शन का मतलब हुआ वैसा फंक्शन जिसका इनपुट आउटपुट सब रियल नंबर हो, है ना। नंबर्स दो तरह के होते हैं, पढ़िएगा, रियल इमेजनरी। तो हम इमेजनरी नहीं, नंबर्स को नहीं ले रहे हैं, हम रियल नंबर को ही ले रहे हैं। क्लियर है। तो हमारा इनपुट आउटपुट सब रियल ही होगा, पहली बात, ठीक है। और अगर नहीं दे रहा है, डोमेन नहीं बता रहा है, रेंज नहीं बता रहा है, मतलब डोमेन में नहीं बता रहा है, सीधे फंक्शन दे रहा है, नहीं बोल रहा है कि डोमेन में क्या क्या है, तो आपको वहाँ पे समझना है कि x के जिन जिन मानों के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, मतलब x का जो मान रखने से आपको कुछ ना कुछ यूनिक आउटपुट मिल जाने वाला है, उन सब का कलेक्शन, उन सारे इनपुट का कलेक्शन, सारे रियल इनपुट का कलेक्शन डोमेन हो गया, और उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो जो आउटपुट्स आएंगे वो सब आपके रेंज हो गया। क्लियर है, ये समझना है। जैसे मान लो हम सीधे फॉर्मूला लिख दें कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरा कोई फंक्शन है, तो आप समझ गए कि जिस जिस रियल x को इसमें डालने से कुछ ना कुछ आउटपुट हमको मिल ही जाएगा, यूनिक आउटपुट, उन सब रियल x का कलेक्शन डोमेन हो गया। तो इसमें क्या होगा बताओ, कोई भी रियल नंबर डालोगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा ना, इसमें क्या सी बड़ी बात है। तो आप यहाँ कह सकते हो कि यहाँ पे जो डोमेन है वो क्या है, पूरा का पूरा R है। R मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। क्लियर है। अगर दे दिया है कि नहीं मेरा डोमेन यही है, तब तो उसी उतना ही लेना है, लेकिन अगर नहीं दिया है तब की बात बता रहे हैं, ठीक है। रेंज क्या होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग अब जो जो आउटपुट आएगा वो सब रेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अब जब पता चल गया कि इसका डोमेन R है, रियल नंबर्स है, तो फिर डालिए, सारे रियल नंबर्स को डालिए, जो जो पॉइंट्स आ रहा है सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कीजिए, और सारे पॉइंट का कलेक्शन क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पॉइंट इकट्ठा करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। एक टेबल बना लेंगे, चलिए बनाते हैं। यहाँ x लिख रहे हैं, y लिख रहे हैं। x मेरा इनपुट है, फटाफट डालते जाइए इनपुट की जगह कुछ कुछ, जैसे मैं डाल दिया -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करके मैं डाल दिया। डालिए, -2 डालने से क्या आएगा बताओ तो, -2 का स्क्वायर प्लस 1 है ना। f-2 मतलब -2 का जो इमेज होगा क्या होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 + 1 यानी 5, तो 5 आ गया। नहीं, उसके बाद -1 का इमेज वैसे ही निकालिए, f-1 निकालिए। f(x) पता है ना, f(x) क्या है, x² + 1, तो f-1 क्या होना चाहिए, x की जगह -1 डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 + 1 दिस इज 2, है ना। वैसे ही आप और भी डालिए, f0 डालिए, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 1, मतलब डालते जाइए, आपको सारे पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। तो f-1 2 आ रहा है, f0 की वैल्यू 1 आ रही है,
ठीक है, y जो है ना वो कुछ और नहीं हमारा fx है, क्लियर है। और 1 डालने से फिर 2 ही आएगा, 2 डालने से आपका 5 ही आएगा, ठीक है। और उसी तरह से 3 डालोगे तो आपका 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 10 आएगा, राइट। बहुत सारे इन्फानाइट है, कितना डालोगे, है ना, थक जाओगे। तो फिलहाल अभी इतने ही पॉइंट को आप कलेक्ट करो, है ना। आप एक्स वाई प्लेन में कलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो गई, कोई बात नहीं। ये x हुआ, ये y हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 आता है ना। पॉइंट्स दिखा, पॉइंट समझ में आता है ना। ऐसा नहीं ना कि पॉइंट्स ही नहीं समझ में आ रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और भी आएंगे 4, 5, 6 वगैरह, इसके ऊपर आ जाएंगे। मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, समझ रहे हो ना। अरे ऐसे काम आप किए हो क्लास 10th में, जो दिया रहता था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था ना। जैसे कैसे लिखा था, y इक्वल टू मान चाहे 3y प्लस, मानो 3y प्लस 4x इक्वल टू 1 है। आप इसको लिखते हो ना, जैसे इसको फिर लिख देते हो 3y बराबर 1 माइनस 4x, तो y बराबर हो गया 1 माइनस 4x बटा 3, ठीक है। तो क्या हो गया, y यहाँ पर क्या है, ये भी एक फंक्शन ही है। यहाँ x इनपुट को दिखा रहा है, y आउटपुट को दिखा रहा है। वहाँ भी आप क्या करते थे, ग्राफ ड्रॉ करते थे। तो क्या करते थे, पॉइंट ही तो इकट्ठा करते थे, x की वैल्यू डालते थे, y आता था, उसके हिसाब से पॉइंट आता था, उसको आप दिखाते थे, ठीक है। अब ये अलग बात है कि वहाँ सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे आते थे, है ना। तो खैर अब यहाँ भी जो आना होगा आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। पॉइंट इकट्ठा कीजिए। क्या क्या पॉइंट आ रहे थे, -2 पर 5, -2 समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ये आपका y है, ये आपका x है, इधर x डैश है, इधर y डैश है। चलिए तो दिखाइए, तो -2 5 किधर है, -2 5 देखिए ध्यान से, यहाँ मिलेगा, ठीक है। -2 5 है ना। अच्छा, उसके बाद देख पा रहे हो ना -2 5 को। उसके बाद फिर आपका और कौन सा पॉइंट है, देखिए -1 2 है ना, -1 2 किधर है, -1 2, अच्छा ये रहा -1 2। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने 0 डाला तो 1 आया, तो 0 1 किधर मिलेगा, यहाँ, ठीक है। उसके बाद फिर और क्या क्या था, 1 डालने से भी 2 आ रहा था, तो 1 2 हुआ। 1 2 कहाँ मिलने वाला है, यहाँ, ठीक है। उसके बाद फिर बताइए, 2 डालने से फिर अगेन 5 मिलने वाला है, तो 2 5 कहाँ होगा, यहाँ, ठीक है। 2 के सामने और 5 के सामने, है ना। ऐसे ही डालते जाइए, इनफाइनाइट है ना। अच्छा, आपने 0 डाला, 1 डाला, 0 1 के बीच में तो बहुत सारे हैं ना, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, उनको भी डालिए, वही पॉइंट्स आएंगे। अच्छा, 0.1 और 0.2 के बीच में बहुत सारे हैं, 0.001 सॉरी 0.1 और 0.2 के बीच कौन कौन आएंगे, 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17, ऐसे करके आएंगे, बहुत सारे आएंगे, समझ रहे हो ना। तो उनको भी डालिए। जब सारा डालना शुरू करोगे ना, सारा डालना शुरू करोगे तो ये सब भर जाएगा, दिख रहा हो,
ये सब भर जाएगा, सब पॉइंट से सब भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा भी खाली नहीं रहेगा कहीं पे, क्योंकि x की हर एक वैल्यू के लिए आपको कुछ ना कुछ y तो आएगा, तो उसके सामने कोई ना कोई पॉइंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। नतीजा आपके पास एक इस तरह की लाइन आ जाएगी। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, ग्राफ लाइन का कलेक्शन नहीं है, ठीक है। ग्राफ इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ लाइन, समझ लो। मैं लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं आप सबको बोल रहा हूँ मैं लाइन ड्रॉ कर ही नहीं रहा हूँ भैया, मैं तो बस पॉइंट इकट्ठा कर रहा हूँ। अब वो सारे पॉइंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक लाइन या एक कर्व टाइप का कुछ बना रहे हैं, ठीक है। पर लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये समझना है आपसे इसको। ग्राफ इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ लाइन, ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अगर 2 के सामने 2 के लिए मेरे पास कोई आउटपुट नहीं होता तो फिर 2 के सामने पॉइंट नहीं होता, समझ में आया ना। जो 2 के सामने हमको पॉइंट नज़र आया था 2 3, तो ये पॉइंट नहीं होता, यहाँ पर वैकेंट बन जाता। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे क्या बन जाता, वैकेंट हो जाता, वैकेंसी सो दिखती, खाली जगह दिखती, रिक्त स्थान दिखती कि भैया यहाँ नहीं है ना। हम कोई लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम पॉइंट इकट्ठा कर रहे हैं। किन पॉइंट को, तो इनपुट आउटपुट मिलके जो पॉइंट बना रहे हैं वो, समझ में आ रहा है। तो ग्राफ इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा इनपुट्स इनफाइनाइट था, बहुत सारे थे, तो पॉइंट्स भी इनफाइनाइट आए हैं। लेकिन अब हम रख के देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे ना, हम भी परेशान हो जाएंगे, आप भी परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि अच्छा एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, तो बाकी सब इसी के बीच में कहीं ना कहीं होगा, और हम लोग रफ एक स्केच ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर है, मेहनत से बचने के लिए थोड़ी बहुत चिटिंग कर लेते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो याद रखना है ग्राफ इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। रियल फंक्शन के बारे में हम बता दिए। रियल फंक्शन क्या होता है बताओ, जिसका इनपुट एंड आउटपुट्स बोथ आर रियल, ठीक है, उसको रियल फंक्शन कहते हैं। और हम लोग के सिलेबस में रियल फंक्शन ही पढ़ना है। हम लोग जब भी फंक्शन कहेंगे तो फंक्शन मीन्स दिमाग में रखना है रियल फंक्शन, ठीक है। फंक्शन मीन्स वो चीज़ जो यूनिक आउटपुट देती है ना। फंक्शन ऑलवेज गिव्स यूनिक आउटपुट, ये भी समझना है, ठीक है। फंक्शन कभी ऐसा नहीं होगा कि दो इमेज देना शुरू करे। वैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मैंने अगर मान लो एक लिखा है y = ±√x, ठीक है। आप इसमें x के जगह पर 1 डालो तो आपको क्या मिलेगा, y ± √1 यानी ±1, मतलब +1 भी और -1 भी। तो यहाँ एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग दो आउटपुट आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। समझ में आया ना, 1 इनपुट गिव्स 2 आउटपुट्स, ठीक है। सो आउटपुट इज नॉट यूनिक, है ना। तो हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट फंक्शन, है ना, दिस इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन समझ में आ गया अच्छे से, क्लियर है। फंक्शन का ग्राफ भी समझ में आ गया। फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, पॉइंट्स का कलेक्शन। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और फंक्शंस को देखेंगे, फिर उसके कुछ ग्राफ्स को देखेंगे, और तब हम लोग लिमिट पर बात करेंगे, फिर डेरिवेटिव पर बात करेंगे, फिर इंटीग्रेशन पर बात करेंगे, उन सब के एप्लीकेशन से बात करेंगे, खत्म हो जाएगी कहानी, ठीक है। तो जो पढ़े उनको समझ में आ गया अच्छे से, फंक्शन समझ में आया। तो मैंने पहले ही कहा था कि जानेंगे तो थोड़ा जानेंगे अच्छे ढंग से, ताकि कभी मैथ्स का बच्चा मिल जाए तो उससे थोड़ी बहुत बात हम भी कर लेंगे। फिजिक्स पढ़े हैं तो क्या हुआ, बायो लिए हैं तो क्या हुआ, मैथ थोड़ा बहुत हमें भी आता है, समझ में आ रहा है ना। तो हमने बस ज़्यादा हमने नहीं पढ़ाया, ठीक है, लेकिन जो पढ़ाया उसको ठीक से पढ़ाया नहीं, ताकि जो जान रहे हो किसी के बारे में जानो तो ठीक से जान लो, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, है ना। तो कई बार होता है क्या है कि फंक्शन की डिफिनीशन ही बच्चे गलत बोल देते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि फंक्शन हर एक दिए गए इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट देता है। तो ये फंक्शन की का बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर वो फंक्शन नहीं रहेगा। जैसे आपने देखो y = ±√x, ठीक है।
ये भी इनपुट आउटपुट दे रहा है ना कि हाँ x इनपुट है, y आपका आउटपुट है, इनपुट डालो आउटपुट मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको फंक्शन क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि इसका आउटपुट यूनिक नहीं है। आप एक डालो दो मिल रहा है, फंक्शन ऐसा नहीं करता। फंक्शन एक डालोगे एक ही मिलेगा। ये अलग बात है कि दो अलग अलग डालने से कहीं सेम आ जाए, ये हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम 2 डाल रहे थे तो भी 5 आ रहा था, -2 डाल रहे तो भी 5 आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक डालोगे दो मिले, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए ये सारी बातें समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, ध्यान देते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। अच्छा हाँ, एक छोटी सी चीज़, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका, बस छोटा सा। आप जब किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, ग्राफ समझते हो ना क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो फंक्शन का ग्राफ जैसे मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे कोई फंक्शन ग्राफ है, तो फंक्शन की ग्राफ की खासियत है कि जब भी हम कोई लाइन खींचेंगे ना वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वो एक ही जगह कटेगा, ग्राफ को एक ही जगह काटेगा, जो बताएगा कि किसी एक एक्स के लिए हमारे पास कोई एक ही वाई है। एक जगह कटने का मतलब यही हुआ। अगर 2 जगह काट दिया तो फिर वो किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? अगर 2 जगह काट दिया तो फिर वो किसी, जैसे मान लो कि कोई ऐसा फंक्शन है, ऐसा फंक्शन। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब फंक्शन तो है नहीं है, मतलब कोई ऐसा ग्राफ है। अब हमको जानना है कि किसी फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं, तो आप क्या करो, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो। क्या देख रहे हो? अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन खींचेंगे तो क्या होगा? कहाँ काट रहा है? 3 जगह इसने काट दिया। ये क्या बता रहा है? 3 जगह काटने का मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो कि कहीं ये अल्फ़ा के सामने है और ये वाला पॉइंट सपोज किसी बीटा के सामने पड़ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? तो ये वो सपोज अल्फ़ा के सामने, अल्फ़ा नहीं, ये कुछ और है, सपोज ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये क्या बता रहा है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ? अल्फ़ा ए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फ़ा बी। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फ़ा सी, है ना? तो क्या बता रहा है? एक इनपुट दिया अल्फ़ा और हमको 3 आउटपुट मिल गए, ए भी, बी भी, सी भी, है ना? पहला इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, पहला कोऑर्डिनेट इनपुट है, दूसरा कोऑर्डिनेट आउटपुट है। तो तीनों पॉइंट में आप देखो इनपुट अल्फ़ा है और आउटपुट क्या है? ए बी सी। मतलब एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग 3 आउटपुट। समझ रहे हो ना? एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग 1 इनपुट गिव्स 3 आउटपुट। फिर यहाँ सवाल किस पे उठ गया? यूनिकनेस ऑफ आउटपुट। आउटपुट यूनिक नहीं है। ठीक है, सो ये फंक्शन नहीं है, आउटपुट इज नॉट यूनिक, है ना? तो किसी दिए गए मतलब गिवन इनपुट के लिए आउटपुट यूनिक होना चाहिए। तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं, दिस इज नॉट ग्राफ ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये दिमाग में रखना है, दिस इज नॉट ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। कैसे चेक करेंगे? वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। अगर एक जगह ही काटा तो ठीक है, ये ग्राफ है। जैसे यहाँ पर देखो एक ही जगह काट रहा है, तो ये ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ये किसी न किसी फंक्शन का ग्राफ होगा, हो सकता है, क्योंकि गुण है, पर ये तो उसके अंदर तो गुण ही नहीं है ना? ये तो एक इनपुट की जगह कई का आउटपुट दे रहा है, तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता है। क्लियर है? चलिए रहने देते हैं, क्लास ओवर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। फटाफट मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम इसको फिर हम और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें, है ना? और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं, ठीक है, कि आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हो। चलिए, अच्छी बात है, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।